नैन्सी, तुम अपनी माँ से नफरत करती हो? नहीं, दरअसल हम एक बीमार व्यवस्था की उपज हैं। ओह, यह ठंडी समझ, यह घृणा, क्या इसे परिवार कहूँ? एक माँ जिसकी 2 बेटियाँ और किसी का किसी से लगाव नहीं, बाहर लोगों के सामने हंसती हुई जवान दिखती हुई मरीज, बेटियों के सामने बेतरह हाँफती हुई मरीज। दूसरे दिन मैंने मिसेस डी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, रात को घर आ जाओ, मेरे साथ ही खाना खाना। करने को यो कुछ नहीं था और लॉस एंजलिस में एक स्थान से दूसरे स्थान की लंबी दूरी, चौड़ी वीरान सड़कें, खुला चमकता नीला आसमान, खुश्क हवा, हरी धूप की खुशबू से भरी हुई। क्या करूं सारे दिन? घर से निकली तो देखा मोड़ पर लारा खड़ी है। पास में कोई लड़का खड़ा था, लारा को कंधे से सटाए बार बार चूम रहा था। लारा अब भी रोए जा रही थी। एक बार उधर कदम बढ़े मगर फिर वह आरक्षित स्थान लगा। वह एक आने वाली पीढ़ी की जगह थी जिसका सामना कल सारी दुनिया को करना पड़ेगा। लारा का गिटार वहीं पेड़ के नीचे रखा था। पता नहीं क्यों आज मुझे इतना अकेला लग रहा है। घर की याद नहीं आ रही। घर का कोई सदस्य मेरे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। यह एक अलग दुनिया थी जिससे मेरा घर परिचित नहीं था। इस दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर आइलीन के पास था। पर कहाँ चली गई आइलीन? और पेपे? मिसेस डी ने पेपे को कुत्तों के असाइलम में भेज दिया। बाकी कुत्तों को बेचकर चर्च में रुपया दे दिया था। कोर्स पूरा हो गया पर अभी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कुछ रुपया भी कमाना है। मेरे सामने भी संघर्ष है और यहाँ से दिल उचट गया है। हॉस्टल में रह नहीं सकती, खर्च बहुत लगेगा। जो काम 6 महीने में सीखना चाहती हूँ उसी में 2 साल लग जाएंगे। अभी दूसरे खर्चे नहीं लगते, अतः मैं क्रैश कोर्स कर पा रही हूँ। क्रैश कोर्स की दुगनी फीस होती थी। शाम को मिसेस डी के यहाँ मरील छोड़ने गई। मरील ने कहा, लारा घर नहीं लौटेगी, क्या करूँ? पुलिस में खबर करूँ? तुम जानती हो वह कहाँ है? हाँ, डेन में गांजा पी रही होगी। यानी तुम डेन के बारे में पुलिस को खबर दोगी? इसी चिंता में हूँ। मरील, यह एक पूरी पीढ़ी का सवाल है। क्या इसे पुलिस रोक पाएगी? पर लारा प्यार चाहती है अपने डैड का, तो ले क्यों नहीं जाता वह हरामी? खुद तो किसी के साथ मौज करे, वह फिर बिफर उठी। तुम मियाँ बीवी के अहम की टकराहट में बेचारी लारा पिस जाएगी। मरने दो उस कुतिया को मेरी बला से। तुम माँ हो या पत्थर? ऐसी औलाद को पाकर हर माँ पत्थर हो जाती है प्रभा, समझी तुम? कुछ कड़वे शब्द गले में अटक गए। छोड़ो, क्या होगा कुछ भी कहकर, वही सुख दुख के लम्हे, वही बातें। मैं भी तो अपनी माँ के कहे अनुसार कहाँ चल पा रही हूँ। समाज के अनुसार तो अब तक किसी सेठ के बेटे के गले में हीरे का हार बनकर लटक जाना चाहिए था। और माँ भी क्या कम दुखी थी मुझको लेकर। जहाँ जाती एक ही सवाल, प्रभा शादी क्यों नहीं कर रही? सिलसिला ख्यालों का, घटनाओं का एक बार शुरू होता तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। मेरे सामने गाड़ी में मरील के कसे हुए होंठ, जलती हुई आंखें, वह कांच के पार सड़क का आखिरी छोर घूर रही थी जहाँ और कुछ नहीं, केवल आती जाती गाड़ियों के लाल पीले धब्बे नजर आ रहे थे। मरील मुझे मिसेस डी के घर उतार कर चली गई। 3 महीने में वह पहली शाम थी जब मैं और मिसेस डी काफ़ी देर तक
ढेर सारी बातें करती रही। खाने का ऑर्डर उन्होंने फ़ोन पर ही कही दिया। मुझसे पूछा, रेगुलर डिनर खाने का मन है? नहीं, मुझे भी यही सूट करेगा। मुझे खाना पकाना नहीं आता। इतने वर्ष हम लोग या तो बाहर खाकर घर लौटे हैं या फिर घर पर बाहर से मंगा लिया। डॉक्टर जी बहुधा क्लिनिक से काफ़ी रात गए घर लौट गए। स्वर में छिपी हुई उदासी, शिकायत और थकान का मिला जुला भाव था। आप अकेली शाम कैसे गुजारती हैं? अकेली मैं कहाँ हूँ, ढेरों दोस्त, संपर्क, आत्मीय अनात्मीय, काम काज। 2 साल पहले टेनिस खेलने चली जाया करती थी। आजकल नहीं जा पाती, थकान सी लगती। हाँ, आइलीन कहा करती थी कि आप टेनिस अच्छा खेल लेती हैं। सच बताओ, आइलीन ने और क्या क्या कहा मेरे लिए? उनकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें मुझ पर शांत टिकी थी। मैंने उन आंखों में झांका और फिर चुप रह गई। देखो, आइलीन अब इस दुनिया में नहीं है, अतः तुम उसको दगा नहीं दे रही। यदि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो तो हम 2 दोस्त की तरह इस शाम अपना दर्द बांट सकते हैं, और यदि कुछ नहीं जानती तब? नहीं, आइलीन प्रायः क्लारा ब्राउन का नाम लिया करती थी और वह क्लारा ब्राउन से चिढ़ती थी। फिर, मिसेस डी, मुझे एलिजा कहो। एलिजा, आपकी पूछताछ अच्छी नहीं लग रही, यही ना? बात यह है कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि लोग हमारे बारे में बातें करें, मगर डॉक्टर डी का व्यवहार ही ऐसा है कि बात अब हद से गुजरती जा रही है। आप क्या कर सकती हैं? कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ। तलाक, मुआवजा, पर स्त्री गमन का चार्ज। मैं जॉर्ज के पूरे करियर को धूल में मिला सकती हूँ। उनका स्वर खट्टे सिरके में डूबा हुआ था। मगर इससे क्या आपको डॉक्टर जी का प्यार मिल जाएगा? वही तो नहीं मिलेगा। प्यार एक उड़ता हुआ पाखी है, वह कभी एक डाल पर बैठ ही नहीं सकता। तब इसके विकल्प में आप क्या सोचती हैं? कुछ नहीं सोच पाती। मेरा श्रिंक मनोवैज्ञानिक मुझसे कहता है, तुम जॉर्ज से मनोग्रस्त हो। यह प्यार नहीं बल्कि शराबी का नशा है। वह कहता है, एलिजा, बार बार के इस रिएक्शन से तुम्हारा अपना आत्म धुंधला होता जाता है, तुम में हीन भाव आता जा रहा है। आप सब कुछ समझती हुई भी मैं क्या करूं प्रभा? मैं क्लारा ब्राउन नहीं हो सकती और जॉर्ज को छोड़ भी नहीं सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ बेहद, अपने से भी ज्यादा। तब सब कुछ स्वीकार करके चलिए। तुम्हारे देश में एक आम स्त्री क्या करती है? वह आंसू बहाती रहती है, चेहरे पर स्वीकृति का मुखौटा लगाए रहती है, पर स्वीकारती नहीं। हाँ, अस्वीकार भी नहीं कर पाती। तलाक नहीं देती? नहीं, कम से कम दूसरे लगाव के कारण तो नहीं। ऐसा क्यों? हमारे पुराणों में हर जगह बहुपत्नित्व का प्रसंग है। वह सब कुछ हमारे सामूहिक अवचेतन में है। शायद इसीलिए भारतीय स्त्री तमाम दर्द सहते हुए भी पत्नित्व का हक नहीं छोड़ती। मैं हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, मैं जॉर्ज का प्यार चाहती हूँ। वह क्या है क्लारा में जो मुझ में नहीं?
कहते कहते गहरी सांस जिसमें भीतर फूटते लावे की गंध थी निकल गई। पलकों पर ठहरे आंसुओं में क्षोभ की उष्णता, फड़कते हुए नथुने, सुनहले बालों में फंसी हुई लंबी पतली उंगलियां और हल्के पीले सिल्क के किमोनों में थरथराता हुआ शरीर। पता नहीं नारी का यह रूप इतना मुग्ध क्यों करता है। क्या हम सब कहीं आत्मपीड़न को अचेतन में समेटे हुए हैं? कुछ देर बाद वे बाथरूम से स्वस्थ होकर लौटी। पूछा, कॉफ़ी लोगी? जी हाँ, थैंक्स। मैं ब्रांडी ले रही हूँ। ज़रूर, मैं अपनी कॉफ़ी बना लेती हूँ, आप परेशान मत होइए। कॉफ़ी का कप लेकर जब मैं लौटी तो देखा वे सोफे पर अधलेटी हाथों में ब्रांडी के ग्लास को एकटक देख रही थी। आंखों की कोरें बरसती जा रही थी। मैंने धीरे से उनके सिर पर हाथ रखा। एलिजा, अब वे बहती हुई बाढ़ की नदी थी। मैं गोद में उनका सिर रखे बैठी रही। औरत के इस दर्द के सामने सारे शब्द खुद ही मौन हो जाते हैं। पता नहीं कितना समय बीता। वे फिर उठी, फिर बाथरूम में जाकर आंखें धोई और आकर एक ही घूंट में आधा गिलास खाली कर दिया। यूं लगा जैसे उनके हलक से आग का धूप उतरा। गाल तप उठे, ललाट पर पसीने की बूंदें छलक आईं। बाहर बगीचे में ढलती शाम की परछाई थी। घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। पिज्ज़ा का एक बड़ा सा पैकेट लिए कोई खड़ा था। प्रभा, उसे $10 दे दो और पिज्ज़ा यहीं पर ले आओ। चौके में पिज्ज़ा कटर रखा हुआ है, वह भी ले आओ। पिज्ज़ा के एक टुकड़े को खूबसूरत दांतों से काटते हुए उन्होंने फिर कहा, पता नहीं मैं तुमसे इन सारी बातों को क्यों कह रही हूँ। तुम छोटी हो, बहुत सी बातें नहीं समझोगी। स्त्री पुरुष का संबंध। नहीं, मैं इतनी छोटी भी नहीं, सब समझती हूँ। और आइलीन प्रायः आपके बारे में बातें किया करती थी। आइलीन मेरी माँ थी। मैं उसकी गोद में मुँह छिपाकर रो लिया करती थी। अब रोने के लिए भी हर सिटिंग में $150 खर्च करते हैं। दोस्तों, इस वाक्य को हम अंडरलाइन करें और इसकी व्याख्या हम अंत में करेंगे जब मैं अपनी टिप्पणी करूँगी, क्योंकि बहुत बार काउंसलिंग केवल ये होती है। हालांकि मेरा हमेशा ये दावा रहा है कि मेरी शादी में अगर हम किसी निरपेक्ष आदमी के पास जाते जो हमारी बात करवा पाता, बजाय एक ऐसे फैमिली फ्रेंड के जो ये तक नहीं बताता था कि वो क्या कह रहा है, आकर किसी जासूस की तरह एक शगुफा छोड़कर चल देता था। खैर, मेरी कहानी अलग है, लेकिन मैं बात ये कह रही थी कि कई बार मैरिज काउंसलिंग भी काम करती है और वैसे भी काउंसलिंग काम करती है, लेकिन उसका मकसद केवल ये होता है जहाँ आप अपने मन की बात खुलकर कर सकें, रो सकें, बिना इस खौफ के कि आपको जज किया जाएगा। मतलब रोना भी मुश्किल है। ये ऐसा समय, मतलब रोने को, हंसने पे तो मतलब मैं जानती हूँ कि बहुत राजनीति हुई है, कि मैंने पहले भी कहा है, लेकिन रोने पे भी राजनीति है। जिस वक्त आप रोना शुरू करेंगे ना, कई बार ऐसा होता है कि आप गाना बजा के भी, जैसे कि कोई इमोशनल गाना बजा लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि सैड सॉन्ग हो। भूपेन हजारिका का कोई अच्छा सा गाना, दिल घूम घूम करे, है ना, ओ मोरी चंद्रमा मैंने पंख लिए कटवाए, वगैरह वगैरह, कुछ भी बजा लीजिए। रुमानी दर्द भी या रुमानी सौंदर्य भी, ओ गंगा तुम बहती हो क्यों, और जो भी हो, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप वो भी कर रहे हैं तो फ़ौरन उसी वक्त वो सारे फ़ोन कॉल आ जाएंगे जो ऐसा लगता है कि दैवी संदेश की तरह कि रोना बंद कर दें। बट रोना समटाइम्स इज़ गुड। इसका ये मतलब कतई, मुझे ये बोलते हुए भी अब डर लग रहा है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होना चाहिए कि आपको रोने ही और रोने के मौके मिल जाए, है ना। आपको जीवन में हंसने और हंसने के मौके मिलने चाहिए, मुझे भी। तो
तो इसी दुआ के साथ, लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ, इस उपन्यास की ताकत है ये कि इन जटिल संबंधों की व्याख्या करते हुए उसने काउंसलिंग पर भी बहुत गंभीर और अच्छी टिप्पणी की है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक सच्चाई है, बाइपोलर डिसऑर्डर एक सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर दवा नहीं खाएं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, ऐसे लोग दुनिया में हर जगह हैं, लेकिन मैं उससे इतर वाली काउंसलिंग की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे त्रासदी ये है कि एक ऐसा मित्र नहीं मिलता जो केवल आपकी प्यार हमदर्दी की ज़रूरत को समझ सके। और ये भूमंडलीकरण के साथ साथ हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दाम्पत्य के रिश्तों में पहले भी स्त्रियों का बहुत शोषण था, चाहे वह शादी के भीतर की औरत हो या शादी के बाहर की औरत हो, प्रेमिका हो। लेकिन बहुत सी बातें थी। पहले स्त्रियां थी, दुल्हा मियाँ मेरी उतरन है, पूरी किताब है। वहाँ एक अलग विमर्श, स्त्री विमर्श का एक अलग मुद्दा वहाँ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब भी इतना पढ़ लिख कर भी, आर्थिक आज़ादी पाकर भी स्त्रियों की हालत कोई बहुत बेहतर नहीं हुई है। अभी मैं उस दिन अनामिका दी को सुन रही थी और वो ये कह रही थी कि कई बार शादियों के भीतर स्त्रियां जो कमाती हैं उस पैसे पर उनका अपना हक नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे परिवार हैं। तो बहरहाल बहुत स्त्री विमर्श एक बहुत लंबा और पेचीदा मसला है। शानदार उपन्यास से मैं आपको सुना रही हूँ, आओ पेपे घर चले। और मुझे तो चूँकि देश निकाला मिला हुआ है, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इस उपन्यास के शीर्षक ने ही मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है। मुझे हमेशा लगता है कि घर चले। और अभी जबकि कंगना को लेकर इतना तूफ़ान मचा है, तूफ़ान तो कहीं और से था, ड्रग्स को लेकर था, और अब बाकी लोग भी आ गए, जया जी आ गई, तमाम लोग। लेकिन कंगना का एक गाना मुझे फिर वो लम्हे फिल्म का याद आता है, चल चले अपने घर तो मेरे हमसफ़र। आइए थोड़ा और पढ़ते हैं उपन्यास, बेहद दिलचस्प है। लेकिन मुझे ये टिप्पणी बीच में करने की एकदम से तलब हुई तो मैंने साझा किया। मैं समझी नहीं इन बातों को, और मैं किससे कह सकती हूँ सिवाय इसके कि सप्ताह में एक दिन अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ और काउच पर लेटी लेटी जो मन में आए कहती रहूँ। ये आज़ादी भी रिश्तों में नहीं रह जाएगी अगर हम इतने ही भूमंडलीकृत इस तरह हो गए, ताकि मतलब हम खुलकर कभी गुस्से में उसको भी, जिसको हम कहते हैं कि हमने बहुत प्यार किया, उसको भी गाली दे सकें और ये बात गंभीरतापूर्वक न ली जाए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि माँ की गाली भी गंगा में बह जाती है ना। तो माँ ने अगर गुस्से में आपको गाली भी दे दी या छड़ी भी नेहरू जी पर तोड़ दी उनके पिता ने, तो ये प्रेम का एक रूप है। ये रोज़ रोज़ होने लगे तो डिज़ीज़ है, लेकिन वैसे तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये होना चाहिए नहीं। और एना कैरेनिना का पहला वाक्य भी मुझे याद आ रहा है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिलीज इन दिस वर्ल्ड, हैप्पी एंड सैड। वो भी पॉलिटिसाइज्ड हुआ है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक स्वस्थ जीवन और दिमाग और दृष्टि के लिए अपने आपके मेरे किसी के भी जो मनोभाव हैं, जो एक बहुत खुशनुमा शादी के भीतर भी शिकायतें होती हैं और दोस्तियों में भी होती हैं, हर जगह होती, कहाँ नहीं होती है, हर जगह होनी ही चाहिए। अगर शिकायत नहीं है तो गड़बड़ी है, तो उसको खुले ढंग से कभी ऊंची आवाज़ में कह देने की आज़ादी होनी चाहिए। रिश्तों को इस तरह से ट्रिम मैनिक्योर्ड नहीं होना चाहिए कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड, ओके, फाइन, बाय।
एक तो इतना ज़्यादा वो, मतलब अगर आप छोटे बच्चे नहीं हैं मोहन राकेश की कहानी में, और एक प्यारा सा पादरी नहीं है रोज़ जिसका अभिवादन किया जाए, तो बहुत बड़े होने के बाद ये एक दफ्तरी ग्रीटिंग है, ये आत्मीय ग्रीटिंग नहीं है। बहरहाल और 1 घंटे का सेशन पूरा होने पर घर लौटा। मन को समझा लूँ कि नहीं, मैं इतनी अकेली नहीं, कोई और भी है जो मेरी बातों को सुनता है। एक बात और मैं कहूँगी इस उपन्यास पर टिप्पणी के बरक्स कि इसमें पाश्चात्य सभ्यता की भी थोड़ी खबर ली गई है, और ये बात भी सच्ची है कहीं ना कहीं। हालांकि बेहद खुशहाल परिवार भी हैं, एक से एक लोग हैं जिनका कोई तलाक नहीं हुआ और जिनके कोई अफेयर्स नहीं शादी से बाहर, और जो हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स हैं वो अंत तक साथ रहे। अब पश्चिम में 4-4, 8-8 शादियाँ भी हुई हैं, बहुत से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, वो खींचते भी हैं लोगों को इस तरह से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। उस जगह जाने पर जो भारतीय समाज है उसकी अपनी सभ्यता के सामने भी अद्भुत चुनौतियाँ आती हैं। वे जो अच्छा होने का दावा करते हैं बड़ी राजनीति करते हैं। बहरहाल एलिजा आपकी कोई सहेली नहीं, सब बिल्लियाँ हैं, खाली म्याऊं म्याऊं करती रहेंगी। आपके कोई पुरुष मित्र? और दोस्तों ये भी एक अहम सवाल है, और ये ज़रूरी है कि पुरुष मित्रों को भी अच्छे से समझा जा सके दुनिया की नज़र में। वे हमदर्द होकर बात सुनते हैं और फिर शरीर पर आ जाते हैं। उनके पास एक ही जवाब, जॉर्ज तुमको ठगता है, तुम उसको ठगो, मगर खुद यूँ टूट कर बदला लेना, वह भी किससे? ये बात तो सही है, बदला के लेकर प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार इसलिए करना चाहिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि आप किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये कोरोना का समय है और इसलिए अगर आंखों पे कोई फतिंगा बैठता है तो फ़ौरन हटा दें। प्रभा, मैं अब और किसी से प्यार नहीं कर सकती, मैं बेहद थक गई। आप एक बच्चा क्यों नहीं गोद ले लेती? जॉर्ज को पसंद नहीं। बस इसी तरह की पसंद नापसंद की बातें होती रहीं। रात 12 बज गए थे, पूरी तरह नींद आ रही थी, मगर मेज़बान की बातों का सिलसिला चालू था। दूसरे दिन वे शांत थे। उठा हुआ तूफान वापस लहरों में समा गया था। ब्रेकफास्ट टेबल पर डॉक्टर डी भी थे। रात को पता नहीं कब लौटे। बात मैंने ही उठाई। मिसेस डी, आइलीन के बिना मेरा मन नहीं लगता। मरील के घर, जैसा कि आप जानती हैं। नहीं, तुम मेरे यहाँ रह जाओ। डॉक्टर डी महीने भर के लिए जापान जा रहे हैं। नहीं, यह बात नहीं, मुझे अब यह शहर अच्छा नहीं लगता, जबकि मजबूरी लगती है। मरील के घर, जैसा कि आप जानती हैं। नहीं, तुम मेरे यहाँ रह जाओ। डॉक्टर डी महीने भर के लिए जापान जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आओ पेपे घर चले से कुछ हिस्सों का पाठ आपके लिए। उपन्यास को साझा किया मैंने आपके साथ, और आपके लिए आशा है कि मेरा पाठ, मेरी टिप्पणी आपको पसंद आई। जैसा कि मैंने कहा, बड़ी दिलेरी का काम है कि पश्चिम के किसी टूटे हुए, बिखरे हुए परिवार, ये मूल समस्याएं हैं। अगर वहाँ 16 की उम्र में बच्चे कमाए नहीं तो उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये मूल समस्याएं हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बेहद खुशहाल परिवार भी वहाँ मौजूद हैं, बेहद खुशहाल परिवार। तो इस तरह से एक खांचा बना देना पूरे पश्चिम का, अब ये खांचा टूट रहा है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये बात सही है कि ये बात अब भी पश्चिम के 50% से अधिक परिवारों पर लागू होती है, और हमारे यहाँ शायद 10% से कम। लेकिन ये ज़रूर है कि
बिखरे हुए परिवारों पर बहुत से नए उपन्यास आ रहे हैं। मुझे डॉक्टर सादिका नवाब सहर जी का उपन्यास याद आता है, जो भी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो अभी पुरस्कृत हुआ है हैदराबाद में डॉक्टर अहिल्या मिश्र की संस्था के द्वारा। और वो भी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो एक बहुत बिखरे हुए परिवार में बड़ा हुआ और मतलब छू लेने वाली कहानी है। तो ये हो रहा है, और केवल निम्न वर्ग में ही नहीं हो रहा, ये अब मध्य वर्ग में भी हो रहा है और उच्च वर्ग में था। तो निम्न वर्ग के बच्चे अब भी काम पे जा रहे हैं। राजेश जोशी की कविता है। उच्च वर्ग के बच्चे तो स्कूल बोर्डिंग हमेशा से गए, लेकिन उनको कई बार बिखरे परिवारों का सामना करना पड़ा। वो मिडिल क्लास मोरालिटी है, वो मिडिल क्लास माएँ हैं जो कितनी बार अपने कितने सपनों का गला घोंटकर अपने घर में अपने बच्चों के लिए लगातार बनी रहती हैं और मतलब पिसती रहती हैं गृहस्थी की चक्की में। तो उन स्त्रियों को ज़रूर हैट्स ऑफ है और दाद देती हूँ मैं उनके टॉलरेंस को, उनकी सहन शक्ति को भी। और कई बार ये सुनने को मिलता है कि मेरी उपलब्धि ये है कि मैंने अपने बच्चे को यूँ बनाया। तो ये मिडिल क्लास भारतीय परिवारों की कथा रही है। हो सकता है कि अब ये बदल रही हो, और टूटे हुए परिवारों में भी बहुत अच्छी माएँ होती हैं, अच्छे पिता होते हैं। तो कोई यूटोपिया नहीं है, न कोई खांचा है कि जिसमें फिट होकर ही ऐसा होगा। और बहुत से टूटे परिवारों में भी पश्चिम में खुशहाली होती है। मतलब आप बहुत अच्छे से वीकेंड इनके साथ मनाएं और वीकडे इनके साथ मनाएं, और बच्चे बिल्कुल उसको स्वीकार कर चुके होते हैं। मन्नू जी का जो उपन्यास है आपका बंटी, वो एक ख़ास किस्म की मानसिकता का चित्रण है। शानदार उपन्यास है, और विदेश में भी वैसी स्थितियाँ हुई हैं, वैसे उपन्यास लिखे गए हैं। लेकिन अब ऐसा भी है कि वह भी सच है और यह भी सच है। तो दोस्तों, ये एक शानदार उपन्यास आओ फिर वे घर चले का हिस्सा है। तो इसमें बहुत सी बातें हैं टूटे हुए परिवारों से एक बर्दाश्त करती हुई बिना बच्चों की औरत, जिसको अपने पति से इस हद तक प्यार था कि उसने बच्चे नहीं किए केवल इसलिए क्योंकि उसको पसंद नहीं, और पता नहीं क्या क्या। तो बड़े दिलचस्प चरित्र उन्होंने गढ़े हैं, और मुमकिन है कि इससे मिलते जुलते चरित्र उनके जीवन में आए हों। और ये सब कुछ उपन्यास का जो वितान है, उसका जो पूरा स्कोप है, उसकी जो संरचना है, बहुत गहरी टिप्पणी करता है वह हमारे समय, पाश्चात्य समय, समूची परिवार व्यवस्था पर, प्रेम पर, बच्चों की परवरिश, उनकी अपेक्षाओं, उनकी संवेदनाओं पर। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कभी मैं इस उपन्यास पर और आगे टिप्पणी करूँगी, इसके दूसरे अंश लेकर हाजिर होंगी किताब के साथ। तब तक के लिए विदा। और प्रभा खेतान जी को उनकी पुण्यतिथि 20 सितंबर पर सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका है वो, हिंदी भाषा की, बहुत पसंद की जाती हैं, बड़े सम्मान के साथ उनको पढ़ा जाता है। और वाकई मुझे भी इस उपन्यास को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा उपन्यास जो आपको सोचने के लिए बाध्य करता है, अब उसके चरित्रों के बारे में, अपने समय के बारे में। ये समय आज भी ऐसा है, बहुत कुछ और नए समय की पेचीदगियाँ भी उसमें और आई हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ और